नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन, उदय स्टडी क्लासेज और उज्ज्वल राजस्थान में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जिनको लेकर लगातार आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे लिए सामाजिक का रियल पेपर लेके आएँ। तो बिल्कुल आप सभी के कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पेपर को तैयार किया है और यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपके वार्षिक परीक्षा तक सारे विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 का उत्तर है, उसका चुनाव करना, यानी अवसाद वाले आपके प्रश्न रहने वाले हैं। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब तक आप अंत तक नहीं देखते हैं तब तक आपको कोई भी पेपर है वो समझ में नहीं आएगा। इस पेपर में जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा और आप कहाँ से निवास करते हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थियों, मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। स्थल, धर्म, समुदाय, उक्त कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसमें धर्म और समुदाय ये दोनों ही मानव पर्यावरण के अंग हैं, तो इसमें स्थल हो जाएगा। स्थल है ये प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है, तो आपका ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। पृथ्वी की 3 परतें हैं, एक तो परपट्टी, क्रोड और मेंटल। तो ये 3 है परतें, इनमें से सबसे पतली हैं वो आपके परपट्टी हैं, जिसके ऊपर अभी अपन बैठे हैं। ये जो सबसे ऊपरी परत है इसका नाम क्या है, परपट्टी है। तो ये सबसे पतली है, ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही उत्तर। और सबसे आंतरिक परत कौन सी है विद्यार्थियों, क्रोड है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है विद्यार्थियों वो क्षोभ मंडल है, तो ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन सा है। यहाँ पे प्रश्न क्या आ रहा है, सदाबहार वन का सामान्य जानवर, बंदर, जिराफ, ऊंट, घोड़ा। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा जिराफ, ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। ये है आपके सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जानवर है, बाकी बंदर वगैरह ये सब जगह पे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। यानी अपने जो साधन है उनमें से ऐसा कौन सा साधन है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, मतलब आवाज़ नहीं निकालता है, धुआं नहीं निकालता है। तो वो ऐसा कौन सा है, साइकिल होगी, क्योंकि बस, हवाई जहाज और कार ये सभी तो प्रदूषित करते हैं, यानी धुआं निकालते हैं, आवाज़ करते हैं, लेकिन साइकिल नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, आपको पेपर पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, विश्व में है वो 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। एक तो ठंडा रेगिस्तान, कौन सा, ठंडा रेगिस्तान, और दूसरा पाया जाता है उसका नाम है गर्म रेगिस्तान। कौन सा विद्यार्थियों, गर्म रेगिस्तान। अपने भारत में ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, लद्दाख का रेगिस्तान। कौन सा विद्यार्थियों, लद्दाख का। और गर्म रेगिस्तान की बात करें तो थार रेगिस्तान या फिर थार मरुस्थल। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। बिल्कुल आप बताइए, गुर्जर, प्रतिहार और पाल थे, कौन से थे, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष, आपके लिए ये प्रश्न बोनस के रूप में रहेगा, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था। तो विद्यार्थियों ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, खनिज किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको जमीन के अंदर गहराई से या फिर जमीन के अंदर से खोद के बाहर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। खनिज हमेशा अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं विद्यार्थियों, अयस्क के रूप में। अयस्क का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कई सारी वस्तुएं हैं वो मिश्रित होती हैं, यानी मिली हुई होती हैं, फिर उसको फैक्ट्री में जाके अलग किया जाता है, फिर शुद्ध खनिज है उसको अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। तो राजस्थान में सिंचाई के साधन की बात करें तो कुएं, बावड़ी, नलकूप, नहरें, ट्यूबवेल, ये सारे के सारे सिंचाई के साधन हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
11 महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो विद्यार्थियों महाराजा सूरजमल हैं वो भरतपुर के शासक थे। कहाँ के थे? भरतपुर के, अपने राजस्थान का जो भरतपुर है वहाँ के ये शासक थे। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 किसान आंदोलन के नाम लिखिए। 3 किसान आंदोलन के नाम लिखने हैं तो एक तो आप लिख सकते हैं अलवर किसान आंदोलन, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लिख सकते हैं बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, और तीसरा लिख सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है ना, बिजोलिया। तो ये आपके 3 हो गए विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के सबसे पहले तो मानवीय घटक, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक, ये सारे के सारे आपके पर्यावरण के घटक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी है? मैंने अवसाद वाले में भी बताया था, वही 3 परतें आपको लिखनी है। सबसे ऊपरी परत है उसका नाम है परपट्टी, फिर उसके बाद में आप लिखना मेंटल, क्या लिखोगे? मेंटल। फिर उसके बाद में सबसे आंतरिक है उसका नाम है क्रोड। क्या नाम है विद्यार्थियों? क्रोड। तो ये पृथ्वी की 3 परतें हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? कृत्य नहीं है, यहाँ पे कृत है, ठीक है ना। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? जब बाढ़ है वो अपने जो नदी है वो अपनी सीमा को लांघ के खुले मैदान में आ जाती हैं और वहाँ पे अपने साथ में मिट्टी, कंकड़ पत्थर, कई सारे छोटे छोटे पदार्थ उन सभी को बहा कर लाती हैं और किसी जगह पे लाके उनको छोड़ देती हैं। तो वहाँ से बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है और वो मैदान उपजाऊ होते हैं, वहाँ पे खेती के लिए उपयुक्त ज़मीन वो रहती है। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम के 3 लाभ बताइए। तो सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों को दोपहर के समय या फिर मध्याह्न के समय जो भोजन दिया जाता है उसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कहा जाता है। और इनके 3 लाभ हैं, इसमें स्कूलों में बच्चों का ठहराव होगा, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे और इससे बच्चों की जो पौष्टिक आहार है वो भी उनको मिलेगा। तो इस तरह से 3 लाभ भी आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? सभी लोगों को जो कि भारत देश के नागरिक हो और उनकी उम्र 18 वर्ष या फिर इससे ज़्यादा हो, उनको मत देने का अधिकार हो। वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से सभी लोगों को अपने अपने नेता चुनने का अधिकार मिलता है और वो अपने हिसाब से उचित व्यक्ति का चुनाव करके अपने लिए नेता का चुनाव करते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आपके राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसका प्रश्न है कि रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा? कारण बताइए। अगला प्रश्न है, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो विधायक हैं उनको जनता चुनती है और उन्हीं विधायकों में से कुछ विधायक ऐसे होते हैं जिनके पास में विशेष गुण और योग्यता होती है। उनको वहाँ के जो विधानमंडल होता है या फिर वहाँ का जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो उनको अपने आगे काम करने के लिए मंत्री बनाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री है वो सारा काम खुद तो नहीं कर सकते हैं, तो अलग अलग विभागों में अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेंसरशिप से क्या तात्पर्य है? जब कोई विज्ञापन चलते हैं तो सरकार अपने हिसाब से उन विज्ञापन के ऊपर रोक लगा देती है, तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? संचार माध्यम कौन से होते हैं विद्यार्थियों? रेडियो, टीवी यानी टेलीविज़न, समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ, ये सारे क्या होते हैं? जनसंचार के माध्यम होते हैं। इसमें अब तो इंटरनेट भी जुड़ गया है। तो ये क्यों भूमिका निभाते हैं? तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों को मूल प्रतिलिपि सबसे पहले तो उनको नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो प्रतिलिपि की प्रतिलिपि बनाए हुए ऐसे ही आती हैं, यानी मूल कॉपी है वो नहीं मिलती हैं। उनकी भाषा से पढ़ने संबंधी समस्या भी आती हैं,
ठीक है ना? और ठीक ढंग से पूरी की पूरी पांडुलिपियाँ नहीं मिलती हैं, वो काफ़ी पुरानी होने के कारण टूटी-फूटी मिलती हैं, ये सारी समस्याएँ आती हैं। ये थोड़ा-सा बड़ा है इसका उत्तर, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? और प्रश्न संख्या 24 है, लद्दाख रेगिस्तान और थार रेगिस्तान की तुलना करनी है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगला किस विषय का पेपर चाहिए वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।